अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया का नक्शा बदल रहा है या ताकत के मराकज अपनी सिमत। एक ऐसी खबर जिसने आलमी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1967 से कायम ओपेक के साथ अपना सफर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 1 मई 2026 से अमारात इस तंजीम का हिस्सा नहीं रहेगा जिसे कभी तेल की कीमतों का बिला शरकत गैर बादशाह समझा जाता था। अबू ज़बी का ये फैसला कि वो अपनी 29 लाख बैरल यौमिया पैदावार को अब अपनी कौमी मफाद और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के तहत चलाएगा, माहिरीन के नज़दीक ओपेक के जवाल का आगाज़ है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान जंग के शोले आलमी तवानाई को अपनी लपेट में ले रहे हैं, अमारात का ये खुद मुख्तार फैसला सऊदी अरब को तनहा कर सकता है, जो 90 लाख बैरल के साथ अब इस बोझ का अकेला मुसाफिर रह गया है। लेकिन क्या ये महज एक मुल्क की अलहदगी है? नहीं, ये उस वक्त हो रहा है जब वर्ल्ड बैंक 2026 में ब्रेंट ऑयल की कीमत $86 तक जाने की पेशगोई कर चुका है और मशरक़े वस्ता में कशीदगी की वजह से तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खतरा मंडला रहा है। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और अबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी ने आलमी सप्लाई लाइन का गला घोंट दिया है, जिसके नतीजे में ब्रेंट खाम तेल $111 और अमरीकी खाम तेल $99 से तजावज़ कर चुका है। आलमी उफक पर इस बदलती सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान ने एक बड़ा जुरतमंदाना जुआ खेला है। इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा करते हुए ईरान को ट्रांजिट ट्रेड के लिए अपनी बंदरगाहें और 6 अहम ज़मीनी रास्ते पेश कर दिए। सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 के तहत अब ईरानी मसनूआत गवादर और कराची से दुनिया भर में जा सकेंगी। माहिरीन इसे एतमाद साजी का नाम दे रहे हैं क्योंकि अमरीकी नाकाबंदी के बाद ईरान अमलन एक लैंडलॉक मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने ताफ्तान से लेकर गब्द तक के रास्ते खोलकर न सिर्फ ईरान को सांस लेने की जगह दी है, बल्कि अफगानिस्तान के मुतबादिल एक महफूज तजारती राहदारी की बुनियाद रख दी है जो वस्ती एशिया तक जाएगी। एक तरफ हम आलमी खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.50% कर दी है। आलमी सतह पर तेल की सियासत बदल रही है। पाकिस्तान ईरान को रास्ते दे रहा है, लेकिन क्या ये रास्ते हमें महंगाई और कर्जों के इस दलदल से निकाल पाएंगे? एदाद शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, मगर कभी कभी ये सच इतना कड़वा होता है कि हजम करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक अजीब तजाद का शिकार है क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और नाकाबंदी के बायस जहां दुनिया मुतासिर हो रही है, वहीं पाकिस्तान भी 90% के करीब मिक्स एनर्जी इसी रास्ते से लेता है, जिस पर खासा असर पड़ रहा है। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह 13.98% तक जा पहुंची है। बिजली के नरखों में 54%, LPG में 50% और आटे प्याज की कीमतों में 30 से 40% का इजाफा इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत का सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा सिर्फ 8 माह में 224 अरब रुपए बढ़कर 1837 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। गैस का शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से पावर और खाद्य सेक्टर सिसक रहे हैं और घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी कश्ती इस वक्त कर्जों के सहारे चल रही है। रवा माली साल के पहले 8 माह में हमने 6.86 अरब डॉलर के नए कर्जे लिए, जिसका मतलब है कि हम हर रोज तकरीबन 7.25 अरब रुपए का उधार चढ़ा रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और सऊदी अरब के रोल ओवर्स ने हमें वक्ती सहारा तो दे दिया है, मगर पेट्रोलियम लेवी में 107 रुपए फी लीटर तक इजाफा बता रहा है कि हुकूमत IMF शराइत में बुरी तरह से फंस चुकी है और उसका सारा खमियाजा आम बिचारी को भुगतना है। UAE का ओपेक से निकलना हो या ईरान पर अमरीकी नाकाबंदी, आलमी बसात की इन चालों में आम पाकिस्तानी का क्या बनेगा? सवाल यह है कि क्या ये बड़ी बड़ी आलमी तब्दीलियां हमारे घरों में सस्ती बिजली और सस्ता पेट्रोल ला सकेंगी? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात आबिद कयूम सुलहरी साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सुलहरी साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात का 1967 से कायम ओपेक के साथ सफर खत्म करना एक तारीखी मोड़ है। आपके ख्याल में अबू ज़बी के इस फैसले के पीछे सिर्फ पैदावारी सलाहियत का जायजा है या ये आलमी तवानाई की सियासत में सऊदी अरब की बालादस्ती को चैलेंज करने की एक दानिस्ता कोशिश है? इसके अलावा भी ये दो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है और वो यमन
में जो मुतहारक ग्रुप्स हैं उसमें अगर आप देखें तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और वो भी इसमें एक मेजर फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस वक्त ओपेक जो है वो ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक ज़ाहिर कर चुकी थी। अभी तेल की कीमतें और तेल की सप्लाई जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे जो पैगाम पोस्ट करते हैं उससे होती है। अभी जो है ये सप्लाई है उसका दारोमदार ईरान और यूएस के अपना हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने के फैसले से है। तो बहुत ज़्यादा ये 11 ममालिक जो हैं पहले भी इस पोजीशन में नहीं रहे थे पिछले चंद सालों से कि तेल की पैदावार को कंट्रोल कर सकते या वो तेल की कीमतों को कंट्रोल कर सकते। और यूएई जो है ये पिछले चंद सालों से ऑलरेडी अपने कोटे से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। यूएई ने 2016 में ये ऐलान किया था कि वो पहले 2030 और उसके बाद 2027 तक वो 3 मिलियन बैरल पर डे की जगह 5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो प्रोड्यूस करके बेचना चाह रहा था, ताकि वो एक तो अपने जो है रिजर्व्स उनको बेहतर यूटिलाइज कर सके, उससे अर्निंग ज़्यादा बेहतर कमा सके और उसके साथ वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहा है। और यही वजह है कि दुबई में आपको याद होगा COP28 जो है क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस वो दुबई में की गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अलहदा हुआ है। इसका फौरी तौर पे हम पे कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा भी देता है तो जब तक आपने हुर्मुज़ नॉर्मल नहीं होती है वो तेल कहीं बेच तो सकता नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें तो कतर और इंडोनेशिया, अंगोला, ये तीनों ममालिक जो हैं इन्होंने ओपेक को छोड़ा था। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने छोड़ा। जो असल डेंट इसमें पड़ सकता है वो ये है कि वेनेजुएला यहाँ पे कि अब जो है वो एक डमी गवर्नमेंट बन चुकी है, यूएस जो सपोर्टेड है। क्या वो ओपेक में रहेगी या नहीं? अगर वेनेजुएला भी ओपेक को छोड़ देता है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेन जो है ओपेक पे आएगा और फिर शायद इसकी जो रही सही इन्फ्लुएंस है वो भी ख़त्म हो जाए। वरना जो मुत्तहिदा अरब अमारात का निकलना है वो शायद ओपेक की बाकी के ममालिक में डिसीजन मेकिंग को स्मूथ कर दे, क्योंकि सऊदी अरब को चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं रहेगा और सऊदी अरब बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द ब्लॉक। बट सर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये तो आपने फैक्टर्स बता दिए, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूएई की लेदगी ओपेक के जवाल का आगाज है। ये भी एक ओपिनियन सामने आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि 29 लाख बैरल यौमिया पैदावार निकालने से ये कार्टेल अपनी वो ताकत खो देगा जिसके जरिए वो आलमी कीमतों का तयन करता था और अब सिर्फ एक अकेला तन्हा मुसाफिर रह गया है वो सऊदी अरब? जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी अब सिर्फ ओपेक जो है वो कीमतों का तयन नहीं कर रहा। मानिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात अगर नहीं भी जाता तो पिछले 2 महीने से तो तेल की कीमतों का तयन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हैं। वो लिखते हैं कि सुलह हो गई तो फौरन तेल नीचे आ जाती हैं। वो लिखते हैं कि कल हम हमला करने वाले हैं, तेल की कीमतों पर चली जाती हैं। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन जितनी मर्जी बढ़ा ली जाए, अगर ईरान अपना हुर्मुज़ पे और उसका तसल्लुत है, अगर वो तसल्लुत उसका कायम रहता है तो ओपेक का असर जो है वो तो पहले से डिल्यूट हो चुका था। तो अगर हम ये कहें कि इस पर्टिकुलर फैसले से ओपेक का जवाल शुरू हो गया तो मेरा ख्याल है कि जवाल कई साल पहले शुरू हो चुका है। ये बस एक फर्दर एडिशन है इसमें। जो ममालिक जा रहे थे उनमें एक और मुल्क है जो कि ओपेक को छोड़ के चला गया। सही, सऊदी अरब अब 90 लाख बैरल योमिया के साथ ओपेक में तन्हा रह गए। क्या इससे ओपेक प्लस के दीगर अरकान जैसे रशिया के लिए भी तंजीम छोड़ने की राह हमवार होगी और उसका तेल की मंडियों पर तवील मुद्दती असर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि रशिया जो है वो इस वक्त ओपेक प्लस को छोड़ना चाहेगा। इवन आपने देखा कि ईरान गो के गल्फ कंट्रीज के साथ उसकी जंग चल रही है, लेकिन वो अभी भी ओपेक का मेंबर है। इराक जो है जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सऊदी अरब के बाद ओपेक ममालिक में, वो अभी तक ओपेक का मेंबर है। मार्केट को एक प्रोडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है और मार्केट की प्रोडिक्टेबिलिटी प्राइसेस या उसकी सप्लाई की तभी मुमकिन है जबकि ये कार्टेल जो था ये आपस में डिसाइड कर रहा था कि
क्या कैपिंग होगी, और ये पूरी दुनिया को बता रहे होते थे कि अगले 6 महीने के लिए जो ओपेक कंट्रीज हैं वो पैदावार इतनी रखेंगे, और उसी से फिर कीमतों का तयन होता था। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए फायदा है अगर सारे मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो थ्योरेटिकली तो हमें यहाँ से सस्ता मिले, हम वहाँ से ले सकेंगे, और जो सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी उसकी कीमत उतनी कम हो जाएगी। लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी का अंसर भी रहेगा कि एक मुल्क जो कि आज अपनी पैदावार बढ़ा के आपको सस्ता ऑफर कर रहा है, कल अगर वो कहता है कि अब उससे पैदावार कम करनी है, तो आपको फिर एक महंगा जो है डील वो करनी पड़ रही होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, सॉरी, इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उनके लिए एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ब्लॉक से निगोशिएट करना ज़्यादा आसान है बनिस्बतन कि वो अकेले अकेले मुल्क से कर रहे हों। लेकिन एनर्जी का अब जो स्टेट ऑफ एनर्जी है इस जंग के बाद, जब भी ये जंग खत्म होती है, वो नहीं रहेगी, और अगर उसमें ओपेक बिल्कुल भी डिल्यूट हो जाता है तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी बने। अगर उसमें ओपेक ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल जो है वो जो है वो नहीं रहेगा, इसमें बिल्कुल। डेफिनेटली और वैसे भी चेंजेस सर, आएंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने 2026 में तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे और ब्रेंट ऑयल के $86 तक जाने की पेशगोई की है, जबकि हालिया कशीदगी में ये $111 तक जा चुका है। क्या आलमी मईशत तेल की इन बुलंद कीमतों के साथ किसी बड़े आलमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? रिसेशन अगर ना भी हो तो इन्फ्लेशन जो है वो तो यकीनी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया को हिट कर रही है। उस इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे पाकिस्तान ने भी बढ़ाया, दुनिया में या तो इंटरेस्ट रेट को अब स्टेबल रखा जा रहा है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों को मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्ट कर रहा होगा। अभी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक महीना पहले अपनी एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इकोनॉमीज का जिक्र किया था डेवलपिंग कंट्रीज में, और पाकिस्तान को उन्होंने जॉर्डन के बाद दूसरे नंबर पे रखा था। तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, और फिर इजिप्ट है, और इथियोपिया है। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे बैरूनी कर्जों की जो बोझ है वो है। ये वो मुल्क है जो काफ़ी हद तक गल्फ कंट्रीज से अपने पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये वो मुल्क है यहाँ पे कि फिस्कल डेफिसिट भी है, यानी उनकी अखराजात जो हैं वो उनकी आमदनी से कम है। तो अगर आप उन ममालिक में शामिल होते हैं जहाँ पे ये तीन फैक्टर हैं तो वो ज़्यादा बुरे तरीके से हिट होंगे। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर आपके पास कर्जों का, बैरूनी कर्जों का बोझ कम है, या फिस्कल डेफिसिट नहीं है, आप सब्सिडी दे सकते हैं अपने कंज्यूमर को, तो आप शायद कम इम्पैक्ट हो रहे होंगे। तो ये इस वक्त दो तरह के ममालिक होंगे, और पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में आता है यहाँ पे कि ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगी, यहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो तो पहले ही हमने देखा कि कल बढ़ा दिया गया है। नो डाउट के सर, अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया की माशी सिचुएशन बिगड़ रही है। अब इस नाकाबंदी ने आलमी सप्लाई लाइन को भी मफलूज कर दी है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तवानाई हासिल करता है। क्या ये नाकाबंदी सिर्फ आलमी मईशत के लिए खतरा है, या ये चीन और रूस जैसी उभरती हुई मईशतों के लिए भी बका का मसला बन सकता है? और अगर ये मामला तवील होता है तो इसका मुकाबिल क्या हो सकता है? देखिए, इसका मुतबादिल फिर यही होगा कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो डिफरेंट सोर्सेज देखना शुरू करेंगे। इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वो ममालिक भी जो डायरेक्टली मिडल ईस्ट से नहीं ले रहे थे, जब आपका ब्रेंट और या अरब डिलाइट जो है, अरब लाइट क्रूड, जब उसकी कीमत बढ़ती है किसी एक जगह पे, क्रूड की कीमत बढ़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक बेंचमार्क बन गया, और उसकी वजह से बाकी जगहों पे भी तेल की कीमत में इजाफा होता है। दूसरा, अगर एक जगह से सप्लाई जो है वो कम होती है तो इवन वो ममालिक जो कि मिडल ईस्ट से नहीं ले रहे थे उनको अब कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, चूँकि जो इम्पोर्टर हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, और बांग्लादेश है, और बहुत से इम्पोर्टर्स होंगे जो कि अब अमेरिकन मार्केट का रुख करेंगे, जो वेनेजुएला का रुख करेंगे, जो सिंगापुर का रुख कर रहे होंगे, जो सऊदी अरब से रेड सी के जरिए मंगवा रहे होंगे। तो वहाँ पे फिर जिन ममालिक के पास जो पेइंग कैपेसिटी कम होगी वो क्राउड आउट हो जाएंगे। तो एक तो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से कीमतों में इजाफा हो चुका है, दूसरा इससे सप्लाई जो है वो उसमें शॉर्टेज आई है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से सप्लाई मिल सकती है
वो भी महंगी मिलेगी और वहाँ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान को ट्रांजिट ट्रेड के लिए 6 रास्ते दिए हैं। सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 के तहत ईरान को गवादर और कराची की बंदरगाहें फराहम करना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, खासतौर पर ट्रांजिट फीस और लॉजिस्टिक्स के हवाले से? ये एक विन विन सिचुएशन है और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। ये पहले से एक मुआहदा था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसके तहत ईरान ने पाकिस्तान को तुर्किया तक एक्सेस दी थी और पाकिस्तान ने ईरान को चाइना तक एक्सेस देने की हामी भरी हुई। उसी को अब एक्सपेंड किया गया है और बाकी थर्ड पार्टीज के लिए भी ईरान को जो एक्सेस है दे दी गई है। आल्दो कि इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जो नेगोशिएशन इस वक्त पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान से सैंक्शंस ख़त्म नहीं भी करता तो उसने कम से कम ये एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो ईरान को दी है। और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान एज ए मॉडरेटर दोनों फ्री कैन के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो न्यूट्रल रखना चाहेगा और कथित तौर पे ये शो नहीं करना चाहेगा कि वो किसी एक पार्टी को ज़्यादा फेवर दे रहा है। और अगर ये अमेरिका की रजामंदी से हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर वो जो पसे पर्दा डायलॉग जो चल रहे हैं दोनों ममालिक में, वो पॉजिटिव सिम्प में चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इसमें कभी भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो इस वक्त सीज फायर का इंटैक्ट रहना वो बजाते खुद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बिल्कुल है। तो मेरा सुलेरी ख्याल साहब, है कि ये सब तो नो डाउट के के आलमी सतह की कामयाबियां हैं पाकिस्तान की और इसको क्रेडिट भी जाता है और खदशात भी हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर के हालात भी इस जंग की वजह से खतरनाक हद तक खराब हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान योमिया 7.86 अरब रुपए का नया कर्जा ले रहा है और 8 माह में 6.86 अरब डॉलर का मजीद मकरूज हो चुका है। मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तानी अवाम मजीद बुरे मुआशी हालात के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो फिगर्स आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अभी तक पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ये कितनी जल्दी बार आवर होती हैं। क्या ईरान पर से सैंक्शन खत्म होती हैं, क्या पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन कनेक्ट करके एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एलएनजी जो है वो इस्तेमाल करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। ऑलरेडी जो अभी तक की हमारी कोशिशें हैं उसमें हमें काफ़ी टेंजिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं। मसलन आईएमएफ का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ वो खासा सॉफ्ट है, चूँकि वाशिंगटन के आईएमएफ में 18% जो है वो शेयर हैं। सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आईएमएफ में अमेरिका, और यही वजह है कि अभी भी जो हमने 160 रुपए की जगह लेवी जो है उसको 107 रुपए पे रखा हुआ है। पेट्रोल पे और डीजल पे लेवी बिल्कुल खत्म की हुई है। आईएमएफ ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। आईएमएफ के जो स्टाफ रिव्यू मिशन था वो यहाँ से इंक्लूसिव टॉक्स के बावजूद उसने वाशिंगटन में जाके जो एग्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया। और इसी पाकिस्तान के किरदार की वजह से जब हमें मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब डॉलर वापस करना थे तो सऊदी अरब फौरी तौर पे अपने डिपॉजिट्स लेके आ गया। तो ये पाकिस्तान को कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स तो हो रहे हैं अभी अपना जो बट सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं लेवी की आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं, कोई ऐसी जरूरियात की अशिया नहीं जिन पर टैक्स और महंगाई ना हुई हुई हो। पेट्रोलियम लेवी में 26 रुपए की हालिया इजाफे के बाद ये 107 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। क्या हुकूमत के पास सर, क्या हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का वाहिद रास्ता सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाना ही रह गया है? वहीं आटे, प्याज और टमाटर जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में भी 30 से 40% इजाफा हुआ है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फूड सिक्योरिटी प्लान है जो आलमी सप्लाई चेन में रुकावट के बावजूद मुल्क के अंदर कीमतें एटलीस्ट मुस्तहकम रख सके, इसके बजाय इसके कि आम आवाम पे टैक्स का बोझ डालते जाएं? सर हाँ, चूंकि हमारा टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा डायरेक्ट टैक्स, तो जाहिर है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे जाना होगा। अभी भी एफबीआर का शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब है जो आईएमएफ के साथ निगोशिएट किया गया था टारगेट। तो अगर वहाँ से शॉर्टेज आएगी और लेवी से भी पैसे नहीं आएंगे तो जाहिर है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो खतरे में पड़ सकता है।
जो कि मैंने कहा कि फ़िलहाल चूँकि वाशिंगटन से हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, तो अल्लाह ना करे मैं ऐसा कोई फ़ौरी तौर पे ख़तरा देख नहीं रहा हूँ। रही बात जो ग़िज़ाई अजनास की कीमत में बढ़ोतरी की, उसकी एक बुनियादी वजह तो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा है, रॉ मटीरियल में की कॉस्ट में इज़ाफ़ा है, और उसका एक और जो बुनियादी फैक्टर है, वो क्लाइमेट चेंज भी है। अभी भी हमने देखा है कि शायद गंदम का टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब अगर गंदम का टारगेट पूरा नहीं होता तो लामहला आटा जो है, आटे की कीमतें उनमें इजाफा होने का खदशा मौजूद रहेगा। सो क्लाइमेट चेंज और ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को का बायस बन रहे हैं, और उसी इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन भी शामिल है, जो कि बहरहाल कंज्यूमर्स को नेगेटिवली बट सर अगेन द पॉइंट इज सेम कि क्या हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं, इतनी लॉन्ग टर्म हैं, इतनी इफेक्टिव हैं कि कोई बेहतरी ला सके? सर हम हमेशा से सुनते हैं हर दफ़ा आम तबके के पर ही टैक्स लगा दिया जाता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.50% कर दी है। एक तरफ आलमी सप्लाई चेन मुतासर है, दूसरी तरफ महंगाई 13.98% है। क्या बुलंद शरह सूद महंगाई को काबू कर पाएगा, या ये भी सनती पहिया जाम करने का सबब बनेगी, जो कि ऑलरेडी सनती पहिया बैठा हुआ है? देखिए, बहुत ज़्यादा जो डिमांड है उसमें जो कमी है वो तो नहीं आ सकती शरह सूद बढ़ने से, क्योंकि कुछ चीज़ों की डिमांड इनलास्टिक है। लेकिन डेफिनेटली जब शरह सूद बढ़ता है तो उससे कुछ ना कुछ डिमांड में कंप्रेशन जो है वो ज़रूर आती है, और वो कंप्रेशन इस वक्त इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टेट बैंक के पास कोई और चॉइस मौजूद नहीं थी। सेकंड, ये इंटरेस्ट रेट इससे भी बढ़ाना ज़रूरी था कि अगर ना बढ़ाया जाता तो शायद रुपए की शरह जो है वो भी नेगेटिवली हिट होती, और जाहिर है कि स्टेट बैंक नहीं चाह रहा कि रुपए की कदर जो है उसमें कमी हो। सो इस वजह से स्टेट बैंक का जो मौजूदा इक़दाम था ये खासा साइब कदम है। सिर्फ अब देख रहे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अपने सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, सोशल सेफ्टी नेट। सर जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, हम देखते हैं कि बिजली के नरखों में भी 54% और एलपीजी में भी 50% इजाफा है। हुकूमत आईएमएफ की शराइत के मुताबिक कॉस्ट रिकवरी तो कर रही है, लेकिन क्या आम आदमी की कुव्वत खरीद इस बोझ को उठाने के काबिल है? क्या हम ये तमाम तर बोझ जंग और उसके सरात पर डालेंगे, या हुकूमत की अपनी भी मुआशी पॉलिसियां इसके जिम्मेदार हैं, या हमने सारा सब कुछ जंग और सर जो मौजूदा हालात है उन पे डाल देना है? दोनों है। जाहिर है कि जब भी कोई वबा या कोई बीमारी की लहर आती है, जैसे कि ये जंग है, तो वो अफराद जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो सबसे पहले इसके मुतासर होते हैं। और पाकिस्तान का जो क्रॉनिक इकनॉमिक क्राइसिस है वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो हमारी मिसाल उसी फ़र्द की तरह है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, और यही वजह है कि कोई हल्का सा अंदरूनी या बैरूनी झटका जो है वो हमारे मुआशी मसाइल को काफ़ी गंभीर कर देता है। और अब भी कोई इसी तरह की सिचुएशन जो है वो बन रही है हमारे लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे अपनी गुफ्तगू सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी इक्तिसादी दबाव इस वक्त अपनी इंतहा को छू रहा है, जहां अमरीकी महकमा खजाना का ज़ीली इदारा ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल अब उन बैंकों को भी निशाना बना रहा है जो अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की अदायगियां कर रहे हैं। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए एहतजाजी खत और ईरानी फौज के तर्जुमान के इस बयान ने कि हम जंग खत्म नहीं समझते, खित्ते को एक तस्वीराती तातुल में डाल दिया गया है। तहम इस संगीन सूरत हाल में जब अमरीकी जरीदा एक्सियोस ये बताता है कि ईरान के पास 20 बड़े बहरी जहाज़ों की सूरत में 2 माह का तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है और वो नाकाबंदी तोड़ने की सलाहियत रखता है, तो ये वाज़े हो जाता है कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। व्हाइट हाउस की जानिब से 35 ईरानी इदारों पर पाबंदियां और अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के नतीजे में जहां चाबहार बंदरगाह पर 20 से ज़ायद जहाज फंसे हुए हैं, वहीं अमरीकी सेंटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 39 जहाज़ों का रुख मोड़कर ईरानी मईशत का गला घोंटने की कोशिश की गई है। इस शदीद कशीदगी और ट्रंप के सख्त बयान के बावजूद कि तेहरान मुआहिदे के तौर तरीके नहीं जानता, पस मंजर में एक ऐसी कुव्वत
मुतहर्रिक है जिसे आलमी मीडिया अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। CNN की हालिया रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि अमेरिका और ईरान जितने दूर नजर आते हैं हकीकत में इतने हैं नहीं, क्योंकि पसे मंजर में एक भरपूर सफारतकारी चल रही है जिसका मरकज इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का ये मस्बत किरदार महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। BBC उर्दू के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने महज एक अस्करी सरबराह के तौर पर नहीं बल्कि एक ज़ीरक सफारतकार के तौर पर खुद को मनवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात ने उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल का दर्जा दिया, क्योंकि वो ईरान और अमेरिका दोनों की रेड लाइंस को समझने की सलाहियत रखते हैं। जहां एक तरफ दी अटलांटिक ये इंकशाफ कर रहा है कि पेंटागन के अंदर JD वॉन्स और मिसाइलों की कमी पर परेशान है, वहां पाकिस्तान की पेश करदा तजावीज़ पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जमानत ही वाहिद काबिले अमल रास्ता नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में ये बयान के इसहाक डार और फील्ड मार्शल की काविशों से जंगबंदी में तोसी हुई इस हकीकत को तकवीत देता है कि जब दुनिया जंग की जबान बोल रही थी तब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल खामोशी से वाशिंगटन, तेहरान और मास्को के दरमियान राब्ते बहाल कर रहा था। मुज़ाकरात में तातुल, सख्त बयानात और अबनाए हुर्मुज़ की सख्त नाकाबंदी। क्या हम दोबारा जंगी मैदान की जानिब बढ़ रहे हैं? अमेरिका का अंदरूनी इख्तलाफ और माशी दबाव, क्या ट्रंप बगैर किसी बड़ी अस्करी जीत के ईरान की बात मानेंगे? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, ईरानी फौज के मुताबिक जंग खत्म नहीं हुई, दूसरी तरफ अमरीकी सेंटकॉम जहाज़ों का रुख मोड़ रहा है। आपके ख्याल में अबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बढ़ती हुई ये बहरी नाकाबंदी क्या किसी बड़े बराह रास्त अस्करी तसादुम का पेश खैमा है या ये सिर्फ इस्साब की जंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आसाब की जंग अब से कुछ अरसा पहले थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में लालच की जंग अमेरिका के शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका कुछ ममालिक को मशरिक़ वुस्ता से अपने साथ मिलाने में कामयाब हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये अबनाए हुर्मुज़ तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खुलवा दी थी और यही अमेरिका की शर्त थी। देखने की ये बात है कि अगर फील्ड मार्शल साहब के जाने से अबनाए हुर्मुज़ खुल गई, अमेरिका ने उसकी बंदिश क्यों की? क्योंकि कहीं अमेरिका की नीयत के अंदर फतूर पैदा हुआ। उन्होंने ये सोचा कि ड्यूरिंग द वॉर उनको ये एक लेसन मिला कि जो अबनाए हुर्मुज़ है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो चाइना की इकोनॉमी को एक रिक पहुंचाई जा सकती है। और यही वो पहुंचाने के लिए, क्योंकि 90% ऑयल है ईरान का, वो चाइना जाता है और चाइना का तकरीबन 14% उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। साथ ही साथ तकरीबन इसकी तादाद 1.38 मिलियन बैरल पर डे से लेके 1.4 मिलियन बैरल पर डे ये बनती है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ ये नाकाबंदी की, बल्कि उन्होंने जो है वो एक और महाज भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है आबनाए मलाका, जहां चाइना का तकरीबन 80% ट्रेड गुजरता है। और ये इंडोनेशिया ने अभी हालिया आपने देखा कि उन्होंने 4-5 रोज कबल कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे इसके ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइना का जो जाहिर है ये जो खुले रास्ते होते हैं, जो कुदरती रास्ते होते हैं, इस पे दुनिया के कानून और यूनाइटेड नेशन के कवानीन के मुताबिक आप टैरिफ नहीं आयद कर सकते, सवाए इसके कि जैसे जो इंसानों के बनाए हुए हैं, पैनामा कैनाल है या फिर आपके सुएज कैनाल है, इनके ऊपर आप जो है वो टैरिफ लगा सकते हैं। सर, अमेरिकी जरीदा एक्सियोस जो दावा कर रहा है वो कह रहा है कि ईरान के पास 20 बड़े बहरी जहाजों में 2 माह का तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है ताकि वो नाकाबंदी का मुकाबला कर सके। मुझे ये बताइए कि क्या ईरान अस्करी तौर पर इतनी सख्त रखता है कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में अमेरिकी बहरिए के सामने अपनी सप्लाई लाइन बरकरार रख सके? नहीं, मेरे ख्याल है ऐसा नहीं है। वो अपनी सप्लाईज को देखें, अमेरिकन की जो एक सर्ज है, उनके हमला है, उससे वो अपने आप को महफूज नहीं रख पाएंगे, ये बात तो तय है। लेकिन वो ये जरूर कर सकते हैं कि अगर उन पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका के जो मंजूर नज़र कुछ ममालिक हैं, उनकी भी तेल की सप्लाई लाइन जो है वो बरकरार नहीं रह पाएगी। ये भी बात फॉर श्योर है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है
वो इस टाइम पे अमेरिका की जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको बड़ा आसानी से वो धोखा दे सकते हैं, और वो देते भी रहे हैं। माजी में बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बराह रास्त तो वो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन डिटरेंस के तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप हमारा एक जहाज उड़ाएंगे, ईरान भी उनके एक उड़ा देगा। अभी भी आप देखें कि 2 जहाज ईरान के पकड़े अमेरिका ने, तो अमेरिका के उन्होंने 2 पकड़ लिए, बात खत्म हो गई। तो ये वो मेरे ख्याल में एक गेम ऑफ नर्व्स है। यहाँ जब आप बात करती हैं आसाबी जंग की, तो मैं उससे एग्री करता हूँ। बाकी जो Axios.com की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप देखें कि ओपेक के अंदर जिस तरीके से तब्दीली आई और यूएई ने उससे अलहदगी का फैसला किया, क्योंकि यूएई को पता है कि उसका जो तेल की प्रोडक्शन है वो उसकी इकोनॉमी की तकरीबन 30 से 35% जो है वो ज़रूरियात को पूरा करता है, जबकि 70% के करीब जो उनकी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है, वो अमेरिकन बेस्ड आईटी कंपनीज हैं और दीगर इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये जो अब जिसमें शॉपिंग मॉल्स और दीगर चीज़ें आती हैं, हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि जो अभी सूरत हाल बन रही है उसके अंदर यूएई को पता है कि वो अपने जो मौजूदा ज़खायर हैं जिनके ऊपर वो तकरीबन 4.5% जो तेल है वो निकाल सकता है ओपेक मुआहदे के मुताबिक, और वो उसकी तकरीबन ज़रूरियात का मैंने आपसे कहा कि वो 30 से 35% जो है वो उसकी इकोनॉमी के अंदर करती हैं, और अगर 4-4.5% भी वो निकालता है तो 350 साल वो तेल जो है प्रोड्यूस कर सकता है। वो तेल के कुएं खाली नहीं होंगे। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस टाइम पे वो उनको मालूम है कि जो उनकी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को जो तकलीफ पहुंची है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसलिए अब उन्होंने ओपेक से बाहर निकलने की, जो कि कोटा सिस्टम देता है, और कोटे के अंदर जो है वो रहते हुए ओपेक ममालिक के अंदर वो अपना ये ख्वाब नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भी आप नए हुरमुज से ही गुजारेंगे ना जहाज। तो वो जहाज कैसे गुजरेंगे? और ये Axios.com के मुताबिक जिसका आपने हवाला दिया, उसके अंदर ये भी बात की गई है कि जो आयरन डोम की 15 बैटरीज टोटल हैं जो इसराइल ने बनाई हैं, जिसमें से 14 उनके अपने मुल्क में प्रोटेक्ट कर रही हैं और एक यूएई को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये फिर यूएई देखे ना, जिसने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान से भी अपने रकम का तकाजा कर लिया, जो कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 3.45 बिलियन जो था वो वापस कर दिया, और मैं समझता हूँ ये बड़े काबिल फख्र बात है। और साथ ही साथ जो है वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में अभी जंग की वजह से वो डिसोरिएंटेशन का शिकार हैं, सुबह के भूले हैं, शाम इंशाल्लाह फिर वापस इधर ही वापस आ। अच्छा, लेकिन सर दूसरी जानिब अटलांटिक की रिपोर्ट भी मैं शामिल करना चाहूंगी। उसके मुताबिक जेडी वेंस और पेंटागन मिसाइलों की कमी पर बड़े परेशान हैं। डू यू थिंक द डिप्लीशन ऑफ यूएस मिसाइल स्टॉकपाइल्स significantly limits Trump's options for a full-scale kinetic operation against Iran? क्या अमेरिका इस वक्त एक और बड़ी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है जहां ये परेशानी हो? देखिए, अमेरिका का एक औरा था, ब्रेक हो गया। मसला ये है, एक भरम था वो बिखर गया दुनिया के सामने। जिस तरह से भारत का सिंदूर जो था वो तंदूर में पाकिस्तान ने झोंका, अब उनको ये पता चल गया है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है जो उनके F-35 गिरा देती है, जो उनके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स को अब्राहम लिंकन और जो जेराल्ड फोर्ड है उसके ऊपर आग लगा देती है, यानी कि मल्टीपल चीजें। अब उन्होंने अमेरिकन ने तमाम हंगामी बुनियाद के ऊपर लॉकहीड मार्टिन और दीगर को बुलवाया और कहा कि जनाब थॉड मिसाइल बनाएं। तमाम लुबे लुबाब ये पता चला कि पूरा अमेरिका मिल के 250 मिसाइल में साल के नहीं बना पाएगा। तो 250 मिसाइल तो कब के फारिग हो गए थे। तो ये मकसद ये है कि अभी अमेरिकन आर नॉट इन अ पोजीशन टू गो फॉर इन ऑफेंसिव वॉरफेयर। उनके लिए अब जो जेडी वेंस बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, उनका एक मुस्तकबिल है। वो एक यंग उम्र आदमी हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में सदारती उम्मीदवार हैं और वो एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, और जाहिर है रिपब्लिकन उनकी पार्टी है। वो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोल नहीं सकते, लेकिन पता तो ये है पार्टी को
कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो मुश्किल पड़ उनके लिए जाएंगे। लोहे के चने साबित होंगे। बिल्कुल। इसलिए ऑलरेडी इस टाइम पे रिपब्लिकन से लोग टिकट वापस कर रहे हैं, लोग उनको जो है वो उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर लगता यह है कि उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि इस टाइम पे ब्रेंट की कीमत ऑलरेडी $110 से तजावज कर गई है, और अगर ये $110 पर बैरल से जब भी हुआ, मिड टर्म इलेक्शन के अंदर हमेशा अमेरिका को तकरीबन 21 से 24 सीटों का नुकसान उठाना पड़ता है। ये उनका एक माजी है जो कि हुकूमती पार्टी को ये देखना पड़ता है। तो अभी तो हालात तो मेरा नहीं ख्याल के ये ज्यादा ट्रम्प के हाथ इस में है। तरह से बिल्कुल रह सही, पाएंगे। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान की जो तजवीज़ करदा पॉलिसी के पहले जंग बंदी और फिर मुस्तकिल जमानत बज़ाहिर वाहिद रास्ता लगती है, आपके ख्याल में क्या ईरान किसी ऐसी जमानत पर यकीन करेगा जिसका जामिन अमेरिका हो, या यहाँ पाकिस्तान और चीन जैसी कुव्वतों की जमानत जरूरी होगी? देखिए, चीन के बगैर शायद कोई जमानत काबिल कबूल ना होगी, और मैं ये समझता हूँ कि चीन जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अपने मामलात सीधे करने पड़ेंगे ईरान के साथ। प्रोलॉन्गेशन ऑफ वॉर will hurt the interest of UAE as well, including Bahrain, Qatar and all these OPEC countries जो कि स्पेशली इस रीजन के अंदर मौजूद है, क्योंकि उधर जो है वो जाहिर है वो बाबल मंदब भी बैठा हुआ है, और वो बाबल मंदब बंद करने की बिल्कुल 100% पोजीशन के अंदर है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो अभी बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस हैं, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, ये जंग अब अपने नए जहद की तरफ चली जाएगी और नए डायनामिक्स इसके बुलंद होना शुरू हो जाएंगे, और वो फिर डोनाल्ड ट्रंप समेत किसी दुनिया के बंदे के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फिर ये जंग जिसको कहते हैं जिधर सींग समाएंगे वो आ जाएंगे। इसके पहले भी आप देखें कि अमेरिका, जिसको हम बहुत तुर्रम खान समझते हैं, असल में उनके पास अकल नाम की चीज जरा कम ही मिलती है। बेहतर यही है कि वो मगज खाया करें। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ यह है कि इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने तो खुद, ट्रंप ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हुर्मुज़ बंद कर देगा, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे दुनिया के ऊपर। अगर उन्हें तो लग रहा था अटैक करेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगी, सब सड़कों पर आ जाएंगे। एवरीथिंग वाज अ सरप्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हबीब गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह तहरीक जवान। आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।